सभी विद्यार्थी अच्छे होंगे। अब तक हम केमिस्ट्री में विलयन चैप्टर के अंतर्गत सांद्रता के अंतर्गत भार मात्रक में भार प्रतिशतता, पीपीएम, पीपीवी, मोललता, मोल भिन्न का अध्ययन कर चुके। भार आयतन मात्रक के अंतर्गत मोलरता, नॉर्मलता का अध्ययन कर चुके। ठीक है, अब हम नॉर्मलता में ये देखेंगे कि नॉर्मलता का जो हमने सूत्र बताया था वो क्या था। ठीक है, और उस सूत्र के अकॉर्डिंग हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नॉर्मलता बराबर विलय की मात्रा, विलय की मात्रा को किससे व्यक्त करेंगे? WB से। विलय की मात्रा बटे विलय का तुल्यांकी भार, विलय का तुल्यांकी भार को किससे व्यक्त करेंगे? EB से व्यक्त करेंगे। विलय का तुल्यांकी भार गुणा 1/, विलयन का आयतन लीटर में। ये सूत्र हमने आपको बताया था। ठीक है, और इसको एक बार समझ लेते हैं। मैंने ये सूत्र कैसे स्थापित किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 बताया था हमने। ठीक है, अब इसको कैसे सत्यापित करते हैं। नॉर्मलता बराबर क्या होता है? विलय के ग्राम तुल्यांक, विलय के ग्राम तुल्यांक, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में, वही लीटर में। और विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या होगा? ग्राम तुल्यांक बराबर होते हैं मात्रा बटे तुल्यांकी भार, मात्रा बटे तुल्यांकी भार। ठीक है, ग्राम इक्वलेंट इक्वल अमाउंट अपॉन इक्वलेंट वेट, ग्राम इक्वलेंट इक्वल अमाउंट अपॉन इक्वलेंट वेट। नॉर्मेलिटी इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नॉर्मेलिटी इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन फर्स्ट। और ग्राम इक्वलेंट, ग्राम तुल्यांक मीन यहाँ मात्रा अपॉन तुल्यांकी भार, लेकिन इसमें मोल अगर होता तो क्या आता? मोल बराबर मात्रा बटे अणुभार, यानी मोलर द्रव्यमान आता है यहाँ तुल्यांकी भार की जगह पे। तो हमें ये तुल्यांकी भार समझना है। अब इस मान को हम उस ऊपर वाले समीकरण में पुट कर देते हैं। तो ऊपर वाले समीकरण में पुट कर देंगे तो नॉर्मलता बराबर क्या आ जाएगा? विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या की जगह पर ये आ जाएगा विलय की मात्रा बटे विलय का तुल्यांकी भार। अब हम इसको विलय के ग्राम तुल्यांक लिख सकते हैं कि विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर विलय की मात्रा बटे विलय का तुल्यांकी भार लिख सकते हैं। विलय की मात्रा बटे विलय का तुल्यांकी भार लिख सकते हैं। ओके, इस मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे तो क्या आएगा? ये आ जाएगा विलय की मात्रा बटे विलय का तुल्यांकी भार, विलय का तुल्यांकी भार गुणा 1/, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, ये आ जाएगा इक्वेशन 2। इस इक्वेशन को हम शॉर्ट में कैसे ले सकते हैं? विलय की मात्रा को WB से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, विलय का तुल्यांकी भार को EB से व्यक्त कर सकते हैं, और गुणा 1/, विलयन का आयतन लीटर में, वो भी लीटर से व्यक्त कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला आया है इससे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले हम तुल्यांकी भार पर चर्चा करेंगे कि ये तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करते हैं, कि तुल्यांकी भार अलग अलग पदार्थों का किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें लिखने के लिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा जिससे आप अच्छी तरह से लिख पाओगे। आगे चलते हैं। अब हमें निकालना है कि तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं। अलग अलग पदार्थों का तुल्यांकी भार अलग अलग तरीके से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं
अम्ल का तुल्यांकी भार, अम्ल का तुल्यांकी भार। अम्ल का तुल्यांकी भार कैसे ज्ञात करेंगे? अम्ल के अणुभार में क्षारकता का भाग दे देंगे। अम्ल के अणुभार में किसका भाग दे देंगे? क्षारकता, इसकी क्षारकता, अम्ल की क्षारकता, ठीक है। और क्षारकता क्या होती है? किसी अम्ल में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की संख्या, प्रतिस्थापित हाइड्रोजन आयनों की संख्या क्या होती है? क्षारकता कहलाती है। क्षारकता, बेसिसिटी आप समझ गए होंगे, बेसिसिटी क्षारकता। कोई भी अम्ल है, उस अम्ल में कितने हाइड्रोजन आयन उपस्थित हैं, उस अम्ल में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की संख्या उसकी क्षारकता कहलाएगी। किसी अम्ल में जितने हाइड्रोजन आयन होंगे वो उसकी क्षारकता कहलाएगी। तो बहुत सारे अम्ल हम ले सकते हैं, जैसे HCl है, ठीक है, एसिटिक अम्ल है, CH3COOH, क्रिस्टलीय ऑक्सैलिक अम्ल है, वो ऑक्सैलिक अम्ल है खाली, इस तरह से। और क्रिस्टलीय ऑक्सैलिक अम्ल हैं, क्रिस्टलीय ऑक्सैलिक अम्ल .2H2O, ठीक है। ये अम्ल बता रहा हूं मैं। और एक और अम्ल है H2SO4, ठीक है, और है H3PO4, ठीक है, और H3PO3 और H3PO2। ये विभिन्न प्रकार के मैंने अम्ल आपको बताए। इन अम्लों की क्षारकता क्या क्या होगी मैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। इसमें प्रतिस्थापित हाइड्रोजन आयनों की संख्या कितनी है? 1 है, ठीक है। यानी इसमें हाइड्रोजन आयनों की संख्या कितनी है? 1 है। तो इसकी क्षारकता कितनी होगी? ठीक है, इसकी क्षारकता हम देखेंगे। तो क्षारकता की इनकी टेबल बना लेते हैं इनकी सबकी, ठीक है, इनकी क्षारकता ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ इसकी क्षारकता कितनी आएगी? HCl की 1 आएगी, ठीक है। क्यों आएगी 1? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयनों की, प्रतिस्थापित हाइड्रोजन आयनों की संख्या 1 है, तो इसकी क्षारकता 1 हो गई। ऐसी एसिडिक अम्ल में देखेंगे तो ये लास्ट वाला H+ आयन है, ये निकल जाएगा इसमें से। तो इसमें प्रतिस्थापित हाइड्रोजन आयन की संख्या कितनी है? 1 है, तो इसमें भी क्षारकता 1 हो जाएगी। ओके, ये केवल ऑक्सैलिक अम्ल है, COOH, सिंगल बॉन्ड COOH। क्या है ये? ऑक्सैलिक अम्ल। इसका नाम क्या है? ऑक्सैलिक अम्ल है। क्या नाम है इसका? ऑक्सैलिक अम्ल। केवल ऑक्सैलिक अम्ल है ये। क्या है? ऑक्सैलिक अम्ल, ठीक है। तो इस ऑक्सैलिक अम्ल की देखेंगे तो इसमें प्रतिस्थापित हाइड्रोजन आयनों की संख्या कितनी है? 2 है। कितनी है? 2। तो इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, ठीक है। ये नीचे वाला क्रिस्टलीय ऑक्सैलिक अम्ल है। कौन सा है? क्रिस्टलीय ऑक्सैलिक अम्ल, क्रिस्टलीय ऑक्सैलिक अम्ल, क्रिस्टलीय ऑक्सैलिक अम्ल। क्रिस्टलीय ऑक्सैलिक अम्ल में देखेंगे यहाँ प्रतिस्थापित हाइड्रोजन आयनों की संख्या अंदर वाली होंगी। ये .2H2O में कोई प्रतिस्थापित हाइड्रोजन आयन नहीं होगा, क्योंकि जल तो एक शुद्ध विलायक होता है, उसमें कोई प्रतिस्थापित हाइड्रोजन आयन नहीं होते। तो यहाँ देखेंगे तो ऑक्सैलिक अम्ल में जो भीतर है H2 अंदर, ये प्रतिस्थापनीय हाइड्रोजन आयन है। तो इसमें प्रतिस्थापनीय हाइड्रोजन आयनों की संख्या भी 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? इसमें भी प्रतिस्थापित हाइड्रोजन आयनों की संख्या 2 हो जाएगी। ये अंदर वाले H ये हैं, ये दोनों ही प्रतिस्थापित यहाँ से हाइड्रोजन आयन के रूप में हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। इसके आगे हम बात करते हैं H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 का नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल में हाइड्रोजन आयनों की संख्या कितनी है? 2 है। कितनी है? इस सल्फ्यूरिक अम्ल में कितनी है हाइड्रोजन आयनों की संख्या? इसमें 2 है, तो 2 ही इसकी क्षारकता हो जाएगी, ठीक है। क्षारकता कितनी हो जाएगी? 2। H3PO4 को बोलते हैं फॉस्फोरिक अम्ल। H3PO4 को क्या बोलते हैं?
फॉस्फोरिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉस्फोरिक अम्ल बोलते हैं। तो फॉस्फोरिक अम्ल में हाइड्रोजन आयनों की संख्या कितनी है? यहाँ 3 है। तो 3 है तो यहाँ कितनी हो जाएगी क्षारकता इसकी? 3। H3PO3 को बोलते हैं फॉस्फोरस अम्ल। क्या बोलते हैं? फॉस्फोरस अम्ल। फॉस्फोरस अम्ल। इसकी क्षारकता देखेंगे तो 2 होगी। कितनी होगी? 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोर्ड में कई बार पूछा गया है 12th बोर्ड में कि फॉस्फोरस अम्ल H3PO3 की क्षारकता कितनी होती है। इसको हम फॉस्फोनिक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉस्फोनिक अम्ल। क्या बोलते हैं? एक और नाम इसका फॉस्फोनिक अम्ल। इसकी क्षारकता कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2। ये 2 कैसे होती है मैं बताऊंगा। मैंने H3PO3 का एक और नाम क्या बताया? H3PO3 का एक और नाम बताया मैंने फॉस्फोनिक अम्ल। क्या बताया? फॉस्फोनिक अम्ल। ठीक है। और इसकी क्षारकता 2 बताई। मैं इसको डिटेल बताऊंगा क्यों इसकी क्षारकता 2 होती है। ऐसी H3PO2 इसको हम बोलते हैं फॉस्फीनिक अम्ल। फॉस्फीनिक अम्ल। और इसकी क्षारकता होती है 1। ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। इस पर 3 स्टार लगे हैं। ओके। कहने का मतलब है इनकी हमने क्षारकता आपको बताई। 7वां और 8वां उदाहरण को छोड़ करके बाकी के सरल उदाहरण है जितने हाइड्रोजन आयन दिख रहे हैं वही उसकी क्या है? क्षारकता हो जाएगी। लेकिन 7वें और 8वें में देखेंगे तो हाइड्रोजन आयन की संख्या 3 दिख रही है लेकिन क्षारकता अलग अलग है। तो यहाँ ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। इनको हम अच्छी तरह से बता देते हैं कि इसकी क्षारकता ऐसे क्यों है। H3PO3 को हम क्या बोलते हैं? फॉस्फोरस अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉस्फोरस अम्ल। H3PO3 को फॉस्फोरस अम्ल या फॉस्फोनिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है। अभी नाम बताए। इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। संरचना से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। इसकी संरचना से क्लियर हो जाएगा कि इसकी क्षारकता क्यों। हाइड्रोजन आयनों की संख्या इसमें जो हाइड्रोजन की संख्या दिख रही है H3 में हाइड्रोजन आयन की संख्या जो दिख रही है उसके अनुसार क्यों नहीं है। अब देखो इसमें ऐसी हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन से जुड़ी हों वो आयनित होंगी और प्रतिस्थापनीय होंगी। कैसी होंगी? आयनित होंगी और प्रतिस्थापनीय होंगी। तो ये 2 हाइड्रोजन इसमें दिख रही हैं। इसमें 2 हाइड्रोजन ये हैं, ये आयनित हैं। कैसी हैं? आयनित। आगे बात समझ में। और ये हाइड्रोजन कैसी है? सहसंयोजी है। ये आयनित हाइड्रोजन है। कैसी है? आयनित। ये आयनित हाइड्रोजन आयन है। और ये कैसी है? सहसंयोजी है। कैसी है? सहसंयोजी। ओके। सहसंयोजी होगी हाइड्रोजन, वो प्रतिस्थापित नहीं होगी। ठीक है। क्योंकि ये कौन सा बंध है? सहसंयोजक बंध है। ये सहसंयोजक बंध है। ठीक है। और ये वाला जल में घुल जाएगा। ये आयनिक बंध है और ये हाइड्रोजन आयन आयनित हो जाएंगी। ठीक है। और आयनित हाइड्रोजन की संख्या यहाँ कितनी है? 2 है। तो इसलिए इसकी क्षारकता कितनी होगी? आयनित हाइड्रोजन या प्रतिस्थापनीय हाइड्रोजन आयन 2 हैं इसमें। तो क्षारकता कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो इसको याद कर लो। ये बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। बोर्ड चाहे तो RBSE हो चाहे NCERT हो, उनमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत पूछा जाता है। कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है? क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। H3PO3 की क्षारकता कितनी होती है? ऐसे पूछा जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। H3PO3 की क्षारकता कितनी होती है? ये प्रश्न 1 नंबर का पूछा जाता है मात्र। तो इसकी क्षारकता कितनी होती है ये मैंने आपको बताया। कितनी? 2।
ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि H3PO2 की चालकता कितनी होती है, तो उसका आंसर है 1। तो उसका आंसर 1 कैसे है उसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ H3PO3 की जगह मैं H3PO2 कर देता हूँ। और H3PO2 का नाम मैंने आपको बता दिया, क्या बताया, फॉस्फेनिक अम्ल। क्या बताया, फॉस्फेनिक अम्ल। तो अब मैं यहाँ से एक ऑक्सीजन कम कर देता हूँ इसमें से, ठीक है। और यहाँ पर ये दोनों हाइड्रोजन इस तरह से इससे जुड़ी होंगी और ये दोनों ही कैसी होगी, सहसंयोजी हाइड्रोजन हो जाएंगी। केवल एक H3PO2 में एक हाइड्रोजन आयनित है, तो एक हाइड्रोजन आयनित है तो आयनित हाइड्रोजन की संख्या इसमें कितनी हो गई, 1 हो गई। तो क्षारकता फिर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो H3PO2 अर्थात फॉस्फेनिक अम्ल, H3PO2 का मतलब फॉस्फेनिक अम्ल, फॉस्फेनिक अम्ल की क्षारकता देखेंगे तो कितनी होगी, यहाँ 1 होगी। ओके, तो ये आपको इस तरह से अम्ल का तुल्यांकी भार ज्ञात करना समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्षार का तुल्यांकी भार किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। क्षार का तुल्यांकी भार बराबर क्षार का अणुभार बटे क्षार की अम्लता। क्षार का तुल्यांकी भार बराबर क्षार का अणुभार बटे अम्लता। अम्लता को एसिडिटी कहते हैं। मतलब क्षार के लिए निकालेंगे तो यहाँ अम्लता आएगा और अम्ल का तुल्यांकी भार निकालेंगे तो यहाँ उल्टा हो जाएगा, क्षारकता आएगा। कहने का मतलब ये है कि क्षार का तुल्यांकी भार बराबर क्षार का अणुभार बटे क्षार की अम्लता। अब क्षार की अम्लता क्या होगी, क्षार में उपस्थित प्रतिस्थापनीय या आयनित, प्रतिस्थापनीय या आयनित OH माइनस आयन यानी हाइड्रोक्साइड ऋणायनों की संख्या। OH माइनस आयन क्या होते हैं, हाइड्रोक्साइड ऋणायन, हाइड्रोक्साइड ऋणायन की संख्या ये होती है क्या, हाइड्रोक्साइड ऋणायन की संख्या। ये क्षार में उपस्थित OH माइनस की संख्या क्या होती है, अम्लता होती है। क्या होती है, अम्लता। अम्लता को हम क्या कहते हैं, एसिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिडिटी। ओके, इतना क्लियर हो गया होगा। अब बहुत सारे हम क्षार देख लेते हैं, जैसे NaOH, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस, AlOH का होल ट्वाइस, होल थ्राइस। NaOH सब जानते हैं, NaOH को क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा बोलते हैं। कास्टिक सोडा, सोडियम, सोडा का मतलब सोडियम है इसमें, तो कास्टिक सोडा हो गया। ये CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम क्या बोलते हैं, भुजा हुआ चूना, भुजा चूना, ठीक है। और ये नीचे वाला एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो इसमें देखेंगे OH माइनस आयनों की जो संख्या है वो कितनी है। यहाँ OH माइनस आयन की संख्या 1 है, इसमें कितनी है, 2 है, और इसमें कितनी है, 3 है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, अम्लता हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अम्लता। तो इनके अणुभार में हम उसकी अम्लता का भाग दे देंगे। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हमें तुल्यांकी भार निकालना है तो इसके अणुभार में 2 का भाग दे देंगे, क्योंकि 2 इसकी क्या है, अम्लता है। OH माइनस आयन की संख्या इसमें 2 है। ओके, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं क्षार का तुल्यांकी भार। इसके बाद हम बात करते हैं लवण का तुल्यांकी भार ज्ञात करना। लवण का तुल्यांकी भार ज्ञात करने के लिए हमें लवण के अणुभार में किसका भाग देंगे, लवण में उपस्थित कुल धनावेश अथवा कुल ऋणावेश की संख्या का भाग देंगे। लवण का तुल्यांकी भार बराबर लवण का अणुभार बटे कुल धनावेश या कुल ऋणावेश
संख्या का भाग देंगे। ओके, जैसे हम NaCl में देखें तो NaCl में कुल धनावेश 1 है और कुल ऋणावेश भी 1 है, तो इसके अणुभार में 1 का भाग देंगे, ध्यान रखना। या तो धनावेश संख्या का देंगे या ऋणावेश संख्या का, ध्यान रखना। ऐसे CaCl2 में देखेंगे, CaCl2 में इसमें एक कैल्शियम धनायन है जिस पर आवेश कितना होता है 2 धनावेश, और क्लोराइड ऋणायन इसमें 2 हैं, तो इसमें कुल धनावेश कितना हो गया 2, और कुल ऋणावेश 2 का गुणा हो रहा है माइनस से, तो कुल ऋणावेश 2 हो गया। तो कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 का हमें तुल्यांकी भार निकालना है, तो इसके अणुभार में 2 का भाग देंगे, क्योंकि कैल्शियम पर 2 धनावेश होता है और क्लोराइड पर 2 ऋणावेश, दोनों में से किसी एक का भाग देंगे, तो इसके अणुभार में 2 का भाग देंगे। ठीक है, ऐसे ही देखेंगे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम धनायन इसमें कितने हैं 2 हैं, और कार्बोनेट पर कितना आवेश होता है CO3 के ऊपर 2 माइनस, तो यहाँ ऋणावेश संख्या कितनी है 2 और धनावेश संख्या कितनी है 2। ठीक है, यानी कहने का मतलब है या तो धनावेश संख्या का 2 का भाग दे दो या ऋणावेश संख्या 2 का भाग इसके अणुभार में दे दो, तो उसका तुल्यांकी भार ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने इतना आपको बताया। इस तरह से मैंने एक क्वेश्चन दिया था नॉर्मलता से संबंधित कि 63 ग्राम क्रिस्टलीय ऑक्सैलिक अम्ल को, आपने कर लिया होगा, 63 ग्राम क्रिस्टलीय ऑक्सैलिक अम्ल को जल में घोलकर 1 लीटर जलीय विलयन बनाया गया, तो उसके लिए नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। तो क्रिस्टलीय ऑक्सैलिक अम्ल का मैंने आपको तुल्यांकी भार बता दिया है, कितना आएगा, यानी इसका जो अणुभार है वो आता है टोटल 126। कितना आता है 126, इसका अणुभार 126 आता है, तो इसमें प्रतिस्थापनीय हाइड्रोजन आयन कितनी है 2 है, तो इसकी क्षारकता कितनी हो गई 2, तो 2 का भाग दे दो, तो इसका तुल्यांकी भार 63 आ जाएगा। कितना आएगा तुल्यांकी भार 63 ग्राम प्रति तुल्यांक, तुल्यांकी भार कितना आएगा 63 ग्राम प्रति तुल्यांक। तो इस तरह से आप उस सवाल को कर सकते हैं जो मैंने उस दिन दिया था पहली वाली वीडियो में कि 63 ग्राम क्रिस्टलीय ऑक्सैलिक अम्ल को जल में घोलकर 1 लीटर विलयन बनाया गया, तो प्राप्त विलयन की नॉर्मलता क्या होगी। ओके, सॉल्व करके बताएं उस क्वेश्चन को, इससे आगे हम वीडियो लाएंगे। मेहनत करते रहिए। इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइबर जरूर करें।